जय साथियों, मैं कीर्ति कुमार आपका स्वागत करता हूं कीर्ति कैंपस में। आज का जो ये वीडियो है वो हम राष्ट्रपति के बारे में लेकर आए हैं और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल 44 क्वेश्चन है, 45। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको पूरा टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। और इससे पहले हमारे कुछ वीडियो इससे पहले आ चुके हैं और सबसे इसमें बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि हम मिसलेनियस क्वेश्चन अभी इसमें नहीं लेके आ रहे हैं। इसमें हम आपको सीरीज जो लेके आए हैं वो टाइप बाय टाइप है। जैसे पहला वीडियो संविधान का निर्माण था, फिर उसके बाद अनुसूचियां, विदेशी स्रोत, प्रस्तावना भाग 1, भाग 2, फिर बेहतरीन एक टॉपिक था भाग 3, जिसमें केवल क्वेश्चन करते करते पूरा टॉपिक तैयार। और इसके साथ साथ भाग 4 में डीपीएसपी और फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य, वो पूरे ट्रिक के साथ एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो पूरे आर्टिकल के साथ वो आपको तैयार हो जाएगा। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को पढ़ने से पहले केवल थोड़ा सा टाइम इसका बेसिक जानने में। हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें कार्यपालिका, जिसे हम वास्तविक सरकार कहते हैं, वो कार्यपालिका किस किस से मिलके बनती है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलके हमारी कार्यपालिका बनती है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति टॉपिक कवर करने वाले हैं और आगे अगले टॉपिक में ये सारा कुछ होगा। और इसका जो बेस है वो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है और 2025 में होने वाले ऑल वनडे एग्जाम, यहाँ तक कि आरओ का एग्जाम भी इसमें कवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्लियर? हमारे यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली है, कहां से ली है हमने? ब्रिटेन से ली है। तो संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रमुख होते हैं, एक तो औपचारिक प्रमुख होता है एक, और दूसरा वास्तविक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख हमारे यहाँ पीएम होता है। औपचारिक प्रमुख को संवैधानिक प्रमुख भी कहते हैं। और ये कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। थोड़ा सा जानेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो मंत्रिपरिषद की सहायता से देश के शासन को संचालित करेगा। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगा। कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगा। और ये किस में कहा गया है? ये आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेगा। क्लियर है ना? यहां पर एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए विवश है, सलाह से ही काम करेगा। बाद में इसमें संशोधन किया गया 44वां 1978 में, उसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया। क्या? कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। क्या कर सकता है? पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। और ये सब किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 74 में है। तो यहां राष्ट्रपति को विवेक का अधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई भी कार्य नहीं कर सकता, वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। क्लियर? पहला क्वेश्चन। सॉरी, दूसरा, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को विवेक का अधिकार नहीं होता और वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। तो इसका अभिभाषण कौन तैयार करेगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो 3 आवश्यक हैं वो भी आपको याद रखने हैं। उसकी आयु मिनिमम 35 वर्ष हो, सही है ये। लोकसभा का सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। देश का नागरिक हो, तो पढ़ा लिखा हो, ये कोई अर्हता नहीं है राष्ट्रपति के लिए कि वो पढ़ा लिखा हो। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? पढ़ा लिखा। बाकी सारी कंडीशन राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता? मतलब 3 इसमें निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लियर? इसका आंसर होगा डी। इसके साथ साथ प्रत्येक राज्य की विधानसभा के साथ साथ पुदुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। और ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। ये जोड़ा गया कि पुदुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के मेंबर भी भाग लेते हैं। और इसका निर्वाचन कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के दौरान होता है, उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो ये इसका आंसर तो हम दे रहे हैं, लेकिन जल्दी से कमेंट कीजिए कि वो जमानत राशि कहां जमा करनी होती है। तो 25, 20, 20, 15, 20, 15,000। तो इसका आंसर क्या होगा? 15,000। राष्ट्रपति को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो 15,000। और 15,000 जो जमा करनी होती है वो कहां पर करनी होती है? वो करनी होती है इसके पास जमा करनी होती है, आरबीआई के पास। ओके, अब यहां पर क्या है, इसका थोड़ा सा इतिहास देखेंगे। 1952 में जमानत राशि कितनी थी? कोई भी नहीं थी। 1952 में जब इलेक्शन हुआ था तो जमानत राशि कुछ भी नहीं थी। फिर चेंज हुआ 1974 में, जमानत राशि 2500 रुपए होगी। कितनी हो गई? 2500 रुपए हो गई। फिर 1997 में इसमें चेंज हुआ और यहां पर जमानत राशि कितनी हो गई? अब 15,000 हो गई। आरबीआई के पास जमा करनी होती है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितना मत ना मिले जिससे उसकी जमानत जब्त हो जाए। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है वह कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने तीसरी बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो एक प्रथा सी कायम हो गई कि कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन संविधान में इसका कोई भी उपबंध ऐसा नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसमें क्या सही नहीं है? 3 जो भी होगा, कौन सही है कौन नहीं सही है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है, ये भी ठीक है। आर्टिकल 54 और 55 में चुनाव की प्रक्रिया है। किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक या समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है, ये भी ठीक है। विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो 1971 की जनगणना पर आधारित है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से इसका आंसर क्या हो? क्या सही नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं, बाकी तीनों सही है। जल्दी से कमेंट कीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक विधायक के मत की वैल्यू कितनी होती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक सांसद के मत की वैल्यू कितनी होती है? और हम अगला एक वीडियो बना देंगे बेहतरीन, क्या कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से
होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह निर्वाचित एमएलए माने विधायक और सांसद एमपीज द्वारा इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है और कब से होता है? शपथ ग्रहण से लेकर 5 वर्ष के लिए, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के अनुसार होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या सही नहीं है? सी। क्यों? क्योंकि उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद लाया नहीं जा सकता, और कहां लाया जाएगा? केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में, आर्टिकल 71 के द्वारा। ओके, तो आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही लाया जा सकता है, और इससे संबंधित जो विवाद लेके जाएगा वो कौन लेके जाएगा? निर्वाचक गण में जो सम्मिलित व्यक्ति होते हैं वही लेके जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा करता है? अभी पीछे पड़ा, कौन सा अनुच्छेद? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 71, और कहा? सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा अपना त्याग पत्र किसको संबोधित किया जाता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति क्या करता है? उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ओके, क्लियर? त्याग पत्र किसको देता है? शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। किस आर्टिकल में है शपथ? आर्टिकल 60। इधर 60, इधर 100। तो शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? तो राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है, हटाने के लिए जो व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, वो महाभियोग कहलाता है। और ये जिस सदन में संकल्प लाया जाएगा पहले, उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने ही चाहिए। किसमें? चाहे जिस किसी सदन में लाया जाए, लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में लाया जाए। क्लियर है ना? तो महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लाया जाता है? आर्टिकल 61 के द्वारा महाभियोग लाया जाता है। निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका मतलब है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, लेकिन उसके महाभियोग में वो भाग नहीं लेता। तो देखें, लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भी भाग लेती है, विधानसभा परिषद ये तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता ही नहीं है। विधानसभा भाग लेती है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। थोड़ा सा जाने महाभियोग के बारे में। राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन का आरोप लगाकर उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 में क्या होता है? किसी भी एक सदन में गया और यहाँ पर 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है, उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, और यहाँ पर राष्ट्रपति स्वयं और या अपना वकील भेजकर या खुद जाकर अपना पक्ष रख सकता है, और दूसरा सदन इस बात की जांच करेगा क्या राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सही है या नहीं। जिस समय ये जांच करेगा उस समय ये प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। और अगर राष्ट्रपति पर आरोप सिद्ध हो गया और यहां भी 2/3 बहुमत से पास हो गया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध हो जाता है और वो अपने पद से हट जाएगा। भारत के लिए गौरव की बात है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यदि ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर लिया जाना चाहिए।
राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? तो 6 माह में। यहाँ कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 6 महीना के अंदर नया चुनाव अनिवार्य है, और अगर किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। उपराष्ट्रपति भी अगर अपने पद पर नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, और ये दोनों मैक्सिमम कितने समय तक रह सकते हैं? 6 महीना तक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत के किस निधि में प्रभावित किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा संचित निधि। क्या आंसर होगा? संचित निधि। भारत के साथ साथ अन्य जितने भी भारत के संवैधानिक पद हैं उनमें से मैक्सिमम के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी न्यायाधीश है, उसका भी वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होगा। अगर राज्य का कोई अधिकारी है तो उसका वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। एक कमेंट कीजिए कि किसका वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है लेकिन पेंशन वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। कमेंट कीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। जनरली एक क्वेश्चन होता है कि किसकी नियुक्ति, अगर राष्ट्र से संबंधित कोई भी है तो उसका मैक्सिमम आंसर राष्ट्रपति लगता है, और राज्य से संबंधित है तो राज्यपाल, कुछ कंडीशन छोड़ के। जैसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वो राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? तो कौन चलाता है? राष्ट्रपति। इसमें ही लिखा हुआ है कि ऐसे प्रदेश जिस पर शासन कौन कर रहा है? केंद्र कर रहा है। और केंद्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और ये आप यहाँ देख रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ लेटेस्ट हैं, 2023 और 24 में आए हुए क्वेश्चन हैं। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार ये भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये देखो अभी आया है CGL 2023 में। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? संसद को सलाह संबंधी संदेश भेजने नहीं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ये भी नहीं है, मंत्रिपरिषद से जानकारी मांगने की शक्ति ये भी नहीं। राष्ट्रपति को अवगत कराने के प्रधानमंत्री के दायित्व। मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया निर्णय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत कराता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के दिए गए किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? क्या राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। पीछे जस्ट अभी हमने पढ़ाया 74(1), तो इसका आंसर क्या होगा? 19 का। 19 का आंसर होगा 74(1). ओके, क्लियर है ना? 74(2) में क्या कहा गया है कि जो भी राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी वो सलाह सुप्रीम कोर्ट में जांच का विषय नहीं होगा। ओके, 74(2), तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74(1). इनमें से कौन लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख नियत करता है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी शक्ति प्रदान नहीं की गई? यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि 3 शक्तियां ऐसी हैं जो प्रदान की गई हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा, और जो की गई हैं उसे छोड़कर जो बचेगा वो, इसके आंसर ऐसे ही लगाए जाते हैं। और अगर आप हमसे कुछ और भी चाहते हैं, वैसे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम विश्वास दिलाते हैं आपको यहाँ पर वो सारा कंटेंट बेहतर से बेहतरीन मिलेगा। और ये इसकी जो PDF है पूरे नोट्स की, वो आपको कीर्ति कैंपस आप ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन, वहां पर आपको सारा PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो कौन सी शक्ति प्रदान नहीं की गई है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता के तौर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, संसद के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न पर अपने विवेक से निर्णय लेना ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संसद की निर्भरता से संबंधित
डिसीजन तो राष्ट्रपति लेता है, लेकिन चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही लेता है, तो ये शक्ति प्रदान नहीं की गई है। नेक्स्ट देख लो, किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमादान देना जिसे सेना न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो। सेना ही नहीं, सुप्रीम या हाई कोर्ट द्वारा सजा पाए व्यक्ति को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाना, ये भी सही है कि संसद जब इस पे प्रस्ताव पास कर देती है तो लास्ट सिग्नेचर राष्ट्रपति ही करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जल्दी से कमेंट कीजिए कि दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है किस अनुसूची में है। और अनुसूचियों वाला हमारा वीडियो एक केवल पूरा अगर देख लेते हैं तो हम विश्वास दिलाते हैं कि एक वीडियो से ही पूरी अनुसूचियां 12 ट्रिक सहित तैयार हो जाएंगी और आपको दोबारा अनुसूचियां पढ़ना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार निम्न में से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करना। कौन सा? अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। आर्टिकल 1, 2, 3 इसके द्वारा, आर्टिकल 1, 2, 3 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करने की है। यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो और हमारी सरकार को किसी भी विषय पर नियम बनाने की अति आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति संघीय सूची और समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। इसको वही अधिकार और शक्तियां प्राप्त होंगे जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को होती हैं। अब ये होता कैसे? जब अध्यादेश जारी करता है तो इसकी समय सीमा क्या होती है? जैसे ही नया सेशन शुरू होगा तो नया सेशन शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर वो प्रस्ताव पास होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो अध्यादेश रद्द हो जाएगा। और अब टोटल टाइम कितना होता है? किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 महीना से अधिक समय नहीं होना चाहिए। तो अध्यादेश जारी करने की समय सीमा कैसी हो गई मित्रों? यहां से यहां, ऐसे आप ध्यान रखेंगे कि 6 माह और 6 वीक, ओके, 6 महीना और 6 सप्ताह इसका टोटल टाइम पीरियड होगा। ये मैक्सिमम है। भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वे किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई है? जल्दी से कमेंट कीजिए। केवल 10 सेकंड, हम पीछे पढ़ा चुके हैं। किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा 44वां। और आर्टिकल कौन सा था? 74। इसका आंसर क्या होगा? 44वां। और आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल था 74। ओके, नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस दौरान लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं संयुक्त बैठक। वैसे इसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे कि संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत होता है? 108। किसके तहत? 108। जल्दी से बता दें कि संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति बुलाता है, ओके, और इसमें क्या होता है? कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि वो ना हो तो उपाध्यक्ष करेगा। यदि वो भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। किसी भी कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 361। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 361। ओके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहले तो आप ये समझ लें कि 240
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। तो 240 एक का अंडमान निकोबार, ये ठीक है। 240 एक का लक्षद्वीप के लिए, ये भी ठीक है। एक गा दादरा और नागर हवेली के लिए ठीक है। एक घा ये सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि एक घा दमन दीव के लिए, इसके बाद पे तो चेरी का नंबर आता है, तो इसका आंसर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का प्रावधान किया गया है? तो किसमें है क्षमादान का प्रावधान? आर्टिकल 72। किसमें है? आर्टिकल 72 में है। ओके, और इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, एक सजा को दूसरी सजा में कन्वर्ट कर सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से मिली हो सजा, या हाई कोर्ट से मिली हो, या सैनिक कोर्ट से मिली हो। ओके, और इन आर्टिकल को आप कैसे याद रख सकते हैं, हमने पिछले डीपीएसपी वाले वीडियो में पूरा समझाया है कि कैसे याद रखेंगे, या तो वहां बताया था 1 सन 2 शू 3 ट्री ऐसे करके। तो यहां हमने कैसे याद रखा कि 2 शू। अब आप समझ रहे होंगे कि राष्ट्रपति ने क्या किया? शू माने जूते, और जूते से क्या होता है? एक पिता अपने बेटे को सबसे बड़ा इनाम जब देता है तो कैसे देता है पता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो कौन सही है वो आपको याद रखना होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष का होता है। वे संसद के एक अंग होते हैं। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए जाता है, ये भी ठीक है। उनके पास वीटो शक्ति होती है, ये भी ठीक है। अब आगे पढ़िए। जिसके द्वारा वे संसद द्वारा पारित धन विधेयक सहित अन्य विधेयकों को अपने पास रोक के रख सकते हैं या स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं। तो यहाँ धन विधेयक, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को वीटो पावर नहीं होता। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि धन विधेयक आदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के सेवानिवृत्ति राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे, ये सही है। राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? 5 लाख रुपया प्रति माह मिलता है। ओके, तो पेंशन उसकी आधी। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार होंगे, ये भी सही है। वे रेल, हवाई जहाज या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार होंगे। तो इसमें सारे के सारे आंसर सही है। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देख रहे होंगे आप, सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं। ये आरओ में आया है 2024 में। भारत का राष्ट्रपति अधिसूचित करता है, ये भी ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियमित या अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो इसका आंसर क्या होता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो कोई भी विधेयक, अब इसके बाद थोड़ा सा जानेंगे, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। कोई भी विधेयक संसद के किसी भी एक सदन में गया, कंडीशन के तहत पास हो गया कि सामान्य बहुमत व 2/3 बहुमत, अलग अलग कंडीशन। दूसरे सदन में गया, यहां पर भी पास हो गया, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब अपनी सहमति दे देता है तब वही वो विधि बनता है या अधिनियम, इंग्लिश में एक्ट। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले होता है बिल, माने विधेयक। क्या होता है? विधेयक या बिल। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से वीटो पावर भी लगा सकता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो वीटो पावर किसके तहत रोक सकता है? 111, राष्ट्रपति किसके तहत रोक सकता है? 111 के तहत वीटो पावर लगा सकता है। वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है रोकना। यहाँ पर 3 प्रकार के वीटो होते हैं। नंबर 1
अत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। नंबर 2 सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो। नंबर 3 पॉकेट या जेवी वीटो। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा हो जाए कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने से मना कर दे, इनकार कर दे, तो अत्यांतिक वीटो। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज देता है तो निलंबनकारी वीटो। यहाँ आपको क्या याद रखना ही होगा कि अगर पुनर्विचार रहित या पुनर्विचार सहित जब दोबारा से राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए विवश होता है। पॉकेट वीटो, ना तो राष्ट्रपति अनुमति देता है, ना मना करता है और न पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है, वो इग्नोर यूं ही पड़ा रहने देता है, उसे कहा जाता है पॉकेट या जेवी वीटो। और ये सारे के सारे वीटो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही लगाए जाते हैं। ओके, क्योंकि अभी पहले पढ़ा राष्ट्रपति को विवेक का अधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किस आर्टिकल के तहत, 352 और 3 कंडीशन पे, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, वाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्या इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी के द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है और ये कौन लगाता है, तो राष्ट्रपति लगाता है। कैसे लगाता है, तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगाता है। 44वां संविधान संशोधन में इसमें बहुत सारा चेंज किया गया 1978 में। क्या कि इससे पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश या प्रधानमंत्री के कहने मात्र से राष्ट्रपति आपातकाल लगा देता था। 44वां में चेंज हुआ कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लगेगा और 3 कंडीशन पे लगेगा। इससे पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति थी, तो अब आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। इसके साथ साथ जब आपातकाल लग गया तो 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से पास करना ही होगा, तभी आपातकाल लगेगा। और जब पास हो गया तो एक बार में आपातकाल 6 महीने के लिए लगेगा। 6 महीने के बाद अगर दोबारा आपातकाल लगाना है तो यही प्रोसेस दोबारा करनी होगी। 6 महीना करके इसे अनंत काल तक आगे बढ़ाया जा सकता है। अब प्रभाव क्या पड़ेगा, लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपातकाल लगा हुआ है। अब हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे के सारे निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, बाकी के राष्ट्रपति आदेश निकालकर निलंबित कर सकता है। और जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होगा। पीछे हम पढ़ा चुके हैं, और वो भी कब चेंज हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में चेंज हुआ। ओके, तो 2 मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे। जब आपातकाल लगता है तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है, और इस कंडीशन में हमारा देश संघात्मक की जगह कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसको कैसे याद रखना है, 3 आपातकाल हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल 352, उसके बाद इसमें 4 जोड़ दीजिए राष्ट्रपति शासन 356, फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए वित्तीय आपातकाल 360। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 356। अगर राष्ट्रपति को ज्ञात हो जाए कि किसी भी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के तहत नहीं चलाया जा रहा, तो राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर
वहां आपातकाल लगा सकता है, उस राज्य का शासन खुद अपने हाथों में ले सकता है। ओके, फिर इसमें क्या होता है, जब राष्ट्रपति ने लगा दिया तो 2 माह के अंदर, वहां पीछे 1 माह, यहाँ 2 माह के अंदर साधारण विधेयक से संसद के द्वारा अलग अलग पास होना चाहिए। और एक बार में जब आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो 6 माह के लिए लगता है। और 6 माह के बाद आगे भी बढ़ाना होगा तो यही प्रोसेस करना होगा। तो जब 1 साल हो जाएगा तो इसके बाद अगर इसे आगे बढ़ाना है तो निर्वाचन आयोग से सलाह लेनी होगी, तभी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैक्सिमम कितने वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ये तो पीछे बता ही दिया, 1 महीने के अंदर। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी भी नहीं हुई। और किस आर्टिकल में की जाती है, पीछे चर्चा कर चुके हैं। और इसमें भी सेम होता है कि संसद के द्वारा 2 महीने के अंदर साधारण विधेयक से पास होना चाहिए। एक बार अगर आपातकाल लग गया तो 6 माह करके और 6-6 महीना करके अनंत काल तक इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम श्योर नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ वित्तीय स्थायित्व कब होगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, अभी चर्चा कर चुके हैं, 3 वर्ष। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो सर्वसम्मति से कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। इसको आपको कैसे याद रखना होगा? इधर सा, इधर सा। अगर बाई चांस ये आ जाए कि निर्विरोध, तो इधर ना और इधर ना, ऐसे आप याद रख सकते हो। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जुलाई 1969 में। इधर क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। और इस दौरान जो भारत के उपराष्ट्रपति थे, वी गिरी, उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से रिजाइन दे दिया। तो ऐसी दशा में भारत के सीजेआई, उन्होंने कार्यभार संभाला। और वो उस समय कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे उस समय? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ओके, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन भारत के दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के नाम से जाने गए? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। और इन्हें धर्मशास्त्रों, दर्शन, इनका विशेष ज्ञान था, इसी कारण से। और बाद में 1962 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो इसका आंसर भी नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ बाकी जो 3 हैं उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर भी काम किया। नेक्स्ट, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए किस भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया? तो वो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ये राजीव गांधी की सरकार एक विधेयक लेके आई थी और इसके द्वारा अनुच्छेद 19(1) का जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रहार किया जाने वाला था। पूरे देश में इस विधेयक को लेकर विरोध था और उधर ज्ञानी जैल सिंह पर एक प्रेशर था कि इस बिल को पास किया जाए। लेकिन चूंकि पूरा देश विरोध कर रहा था तो ज्ञानी जैल सिंह ने कौन सा? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। और ऐसा लग रहा था कि इन पर वीटो लगाया जाएगा। और ये तब था जब राजीव गांधी जी और ज्ञानी जैल सिंह दोनों परम मित्र थे, लेकिन इन्होंने देश हित को ध्यान में रखा और फाइनली वीटो लगा दिया। बाद में क्या हुआ? राजीव गांधी जी की सरकार ने अभी इसको मान लिया और आज भी इस पे वीटो ये लगा हुआ है। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा
राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। तो कितनी बार आपातकाल अभी तक लगा, राष्ट्रीय आपातकाल? तो इसका आंसर होगा अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा। कब कब? 1962 में चीन युद्ध के दौरान, फिर दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान। और इस दौरान हमने यहाँ वो किया जो हमेशा पाकिस्तान याद रखेगा, क्या? एक नए देश का जन्म हुआ भारत की वजह से, वो है बांग्लादेश। फिर 1975 में इधर इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था आंतरिक अशांति द्वारा, आंतरिक अशांति के आधार पर, और यहाँ पर इन्होंने मीसा की घोषणा की। और इसी के बाद क्या होता है, जितना इनका विरोधी लीडर था वो सारा का सारा जेल में डाल दिया। और इसी दौरान आपातकाल के दौरान इन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया, मन मर्जी से संशोधन किया। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इनके बाद क्या होता है, आपातकाल खत्म होने के बाद इनकी सरकार गिर गई, जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने जो इसमें कमियां व्याप्त हो चुकी थी तो उसको दूर करने के लिए 44वां संविधान संशोधन पारित किया। ओके, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।